नमस्कार, मैं धनंजय कुमार, द पब्लिक इंडिया में आपका स्वागत है। प्रधानमंत्री गए हुए थे चीन, वहाँ एससीओ की मीटिंग थी। कई सारे राष्ट्र, उसके राष्ट्राध्यक्ष आए हुए थे। कहा गया कि जो अमेरिका ने टैरिफ लगाया है और अमेरिका ने जिस तरीके का बर्ताव किया है भारत के साथ, उसकी दादागिरी से निपटने के लिए आवश्यक है कि चीन के साथ हमारी दोस्ती बढ़े। और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 7 साल के बाद चीन गए। इस बीच 7 सालों में चीन के साथ बहुत झड़प हुई, सीमा पे झड़प हुई और सारी चीजें हुई। प्रधानमंत्री आए, लेकिन उस पर बात नहीं हुई। देश में चर्चा का विषय ये नहीं बना कि अमेरिका जो टैरिफ लगाया है, अमेरिका जो भारत के प्रति लाल लाल आंखें दिखा रहा है, उससे कैसे भारत निपटेगा और चीन जाकर के प्रधानमंत्री ने क्या हासिल किया, इस पर कहीं चर्चा नहीं हो रही है। इस बात पर भी चर्चा नहीं हो रही है कि देश के कई हिस्सों में, खास करके अगर दिल्ली की बात करें, पंजाब की बात करें, हिमाचल प्रदेश की बात करें, उत्तराखंड की बात करें, हरियाणा की बात करें, इन तमाम जगहों पर बाढ़ आई हुई है। पंजाब में कई लोग मारे गए हैं। मैं वो भी वीडियो देख रहा था जिसमें ढेर सारी भैंसें पाकिस्तान की सीमा में चली गई। लेकिन बाढ़ से निपटने के लिए क्या तैयारी है भारत सरकार के पास, स्टेट सरकार के पास, किस तरह से मदद कर रही है भारत सरकार, इस पर कहीं चर्चा नहीं है। ये जो बाढ़ आई है उसमें जो जान माल का नुकसान हो रहा है, वो आगे नुकसान न हो, इसके लिए भारत सरकार क्या कर रही है, भारत सरकार राज्य सरकारों की किस तरह से मदद कर रही है, इस पर कोई चर्चा नहीं। चर्चा है कि नरेंद्र मोदी को किसी ने मां की गाली दी। नरेंद्र मोदी जी को मां की गाली दे या किसी और को मां की गाली दे, राहुल गांधी को दे या मुझे दे, किसी को भी मां की गाली देना जस्टिफाई नहीं किया जा सकता, उसे सही नहीं ठहराया जा सकता। हालांकि खुद नरेंद्र मोदी गालीबाज व्यक्ति रहे, कांग्रेस के लिए, सोनिया गांधी के लिए, राहुल गांधी के लिए क्या नहीं बोला। लेकिन खैर, हमारे गांव में लोग कहते हैं कि जो गाली देता है लौट करके उसके पास गाली आती है, इसलिए हमको गाली नहीं देनी चाहिए। लेकिन नरेंद्र मोदी जी, उनके प्रवक्ता, टीवी चैनल पे, राष्ट्रीय प्रवक्ता, राष्ट्रीय चैनल पे, जिसको मैं गटर मीडिया कहता हूँ, कांग्रेस के प्रवक्ता को गाली देते हैं, मां की गाली देते हैं, गंदी गाली देते हैं, कहीं कोई प्रतिक्रिया नहीं होती। नरेंद्र मोदी जी को वो गाली सुनाई नहीं पड़ती है। लेकिन दरभंगा में जो 27 तारीख को हुआ, वो तेजस्वी यादव ने गाली नहीं दी, राहुल गांधी ने गाली नहीं दी, दीपांकर भट्टाचार्य ने गाली नहीं दी, मुकेश सहनी ने गाली नहीं दी, और जो मंच लगा रहता था इन नेताओं के, उस मंच से किसी ने गाली नहीं दी। बताया जाता है कि जो राहुल गांधी के स्वागत के लिए मंच लगाए जाते थे, जगह जगह लगाए गए, वहां पर किसी मंच से किसी लड़के ने गाली दी, लेकिन उसको किसी ने जस्टिफाई नहीं किया। गाली जो है इसलिए भी लोग देते हैं कि गुस्सा आता है, गुस्से में लोग गाली देते हैं, फ्रस्ट्रेशन में गाली देते हैं, और गाली देना जो है वो गुस्से का प्रतीक है। जब चिढ़ जाते हैं, वो कहावत है, खिसियानी बिल्ली खंबा नोचे, तो हम खंबा नहीं नोचते हैं, हम गाली देते हैं। लेकिन गाली को कोई राजनीति का टूल बना दे तो उसे क्या कहेंगे। नरेंद्र मोदी जी ने वही किया, मां की गाली दी, उसको जो है मुद्दा बना दिया देश का। पूरा गटर मीडिया, पूरे भाजपा के लोग, छोटे बड़े नेता, सब इस पर लगे हुए हैं। राहुल गांधी ने गाली दी, तेजस्वी ने गाली दी, पता नहीं क्या क्या कहा जा रहा है। हालांकि जिसने गाली दी थी उसे अरेस्ट कर दिया गया है। लेकिन बिहार की ही बात करें तो बिहार में ढेर सारे मुद्दे हैं। ऐसा नहीं है कि बिहार समस्या विहीन स्टेट हो गया है। 20 साल से नीतीश कुमार की वहां सरकार है, नीतीश कुमार भाजपा की सरकार है। 11 साल से नरेंद्र मोदी वहां सौगात बांट रहे हैं, फिर जा रहे हैं 15 सितंबर को सौगात देंगे। लेकिन बिहार है कि उसका पेट भरता नहीं, भारी गरीबी है, अशिक्षा है, स्वास्थ्य व्यवस्था की हालत खराब है, सड़कों की भी हालत बहुत बढ़िया नहीं है, और वहां के लोगों के लिए पलायन जो है अभिशाप है। जैसे कहते हैं कि बिहार के लिए कोसी अभिशाप है, वहां हर बार कोसी नदी से बाढ़ आती है।
लेकिन कोसी नदी से बाढ़ का आना बिहार के लिए अब कोई इश्यू नहीं रहा। मालूम है बरसात का समय आएगा, बाढ़ आएगी। राजधानी पटना की हालत में बताऊं कि जो मेन रोड है वही रोड है जहां पे पानी नहीं है, पानी जमा हुआ पानी। बाकी मेन रोड से जितनी सड़कें, जितनी गलियां अंदर की तरफ जाती हैं, क्योंकि आबादी सब रोड पे तो है नहीं, तमाम गलियों में, लगभग तमाम गलियों में पानी भर जाता है, अभी भी भरा हुआ है। लोग 1.5 2 महीने से पानी से गटर का पानी उसमें मिक्स हो जाता है, खाली बारिश का पानी नहीं रहता। और गटर साफ सुथरा नहीं है, गटर का पानी निकलता नहीं है, कहाँ निकलेगा पानी। लेकिन सरकार को उसकी चिंता नहीं है। सरकार की चिंता ये है कि जो राहुल गांधी अभियान चला रहे हैं उससे कितना डैमेज होगा और डैमेज को कैसे कंट्रोल किया जाए, ये सरकार की चिंता है। और जिस तरीके से एसआईआर को लेकर के बिहार में लोगों का रुख दिखा, जिस तरह का शोर है कांग्रेस को लेकर के, राहुल गांधी को लेकर के, तेजस्वी को लेकर के, उसमें बीजेपी को दिखाई पड़ रहा है कि उसके लिए कोई सुनहरा अवसर नहीं है। और इस बार सत्ता परिवर्तन साफ साफ दिखाई पड़ रहा है। मोदी जी को भी दिख रहा है कि बिहार को अब बचाया नहीं जा सकता है, बिहार को अब जीता नहीं जा सकता है। बिहार में पिछले 20 साल से जो विनिंग फैक्टर रहे वो नीतीश कुमार रहे। और नीतीश कुमार इसलिए रहे कि अगर हम उनकी भाषा में बात करें, प्रशांत किशोर की भाषा में, प्रशांत किशोर एक मंच पर बोल रहे थे प्रेस के साथ। हमारे एक मित्र हैं ज्ञानेश्वर बादशाह, जिनका चैनल है लाइव सिटीज, उसके कार्यक्रम में उन्होंने कहा कि नीतीश कुमार ने एक बार कहा था कि अपने दम पर अगर हम सरकार बनाएं तो जो 3 C है, कास्टिज्म, कम्युनलिज्म और करप्शन, इन तीनों पर हम अंकुश लगाएंगे। बिहार में ये तीनों हमें बर्बाद किया हुआ है। हालांकि नीतीश कुमार को कभी बहुमत नहीं मिला, लेकिन नीतीश कुमार जिस तरफ खड़े हुए बहुमत उधर खड़ा हुआ। आज भी नीतीश कुमार को बीजेपी इसीलिए साथ रखी हुई है। बीजेपी को लगता है कि अगर नीतीश कुमार का चेहरा रहेगा साथ तो जीत संभव है, और एनडीए अगर जीतता है तो इस बार मुख्यमंत्री बीजेपी का होगा। लेकिन कोई ऐसा काम जिसको गिनाया जाए बिहार में और बिहार में जीत हासिल की जाए, ऐसा बीजेपी को दिखाई नहीं पड़ता। इसलिए इशू बनाया है माँ की गाली। लेकिन मुझे लग रहा है कि ये माँ की गाली भी उल्टी पड़ने वाली है, क्योंकि गाली देने की परंपरा जो है वो आरएसएस, बीजेपी, नरेंद्र मोदी, उनके कार्यकर्ता, उन तमाम लोगों का है। ये जो ट्रोलर गैंग आए सोशल मीडिया पे, कौन लोग, इन्होंने ही खड़ा किया है। व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी, जिनका काम है झूठे तथ्य रखना, गलत बातें करना और गालियां देना। जब तथ्य में हारने लगते हैं तो गालियां देने लगते हैं, ये इनका चरित्र है। और हारेंगे इसलिए कि हिंसा और नफरत की तरफ खड़ा हुआ व्यक्ति कभी जीत नहीं सकता। कुछ समय के लिए ऐसा जरूर लग सकता है कि वो जीत रहा है। अक्सर कहते हैं कि कांग्रेस ने 50 साल शासन किया, 60 साल शासन किया, गिनती भी सबकी अलग अलग, 70 साल शासन किया। लेकिन जो भी 50, 55, 60 साल शासन किया, कांग्रेस ने गाली की परंपरा शुरू नहीं की थी। कांग्रेस ने गाली की परंपरा को आगे नहीं बढ़ाया। इंदिरा गांधी को गाली देना हो, जवाहरलाल नेहरू को गाली देना हो, तमाम लोगों को गाली देने का काम इन्होंने किया। गंदी गंदी गालियां नारे के तौर पे दी गई। नरेंद्र मोदी ने तो सबको, सारे जितने उनके विरासत के नेता हुए, या कहिए जितने जो पूर्वज नेता हुए, सबको पीछे छोड़ दिया। और जो विरोधी ग्रुप है जिससे वो नफरत करते हैं, उस समाज की महिलाओं के प्रति उनके भाव, आरएसएस के लोगों के, उनकी विचारधारा के लोगों के भाव क्या रहे हैं वो सबको पता है। जो शिवाजी को कह सकते हैं कि शिवाजी ने गलती की, जो मुस्लिम महिलाएं थी उनके साथ उनको बाइज्जत जो है भेज दिया उनके घर, उनको रेप किया जाना चाहिए था, ये भाषा है। और वो जो है आज गाली गाली चिल्ला रहे हैं, माँ की गाली। आपने किसकी माँ को छोड़ा है? और जिसके लिए, जिसके मन में, जिसकी पुस्तकों में, जिसके विचारधारा में स्त्रियों के प्रति सम्मान का भाव न हो, और कहें कि स्त्रियां जो है उन पर शासन किया जाना जरूरी है, वो पिता के संरक्षण में रहे, वो भाई के संरक्षण में रहे, वो पति के संरक्षण में रहे, वो बेटे के संरक्षण में रहे, स्त्रियां आजाद न हो। आधी आबादी है स्त्रियां, जिनके
जिनकी विचारधारा में ये शामिल हो कि स्त्रियां जो है वो उनको खुला नहीं छोड़ना चाहिए, क्योंकि स्त्रियां अगर खुली छूटेंगी तो दिक्कत हो जाएगी, समाज बिगड़ जाएगा। स्त्रियां समाज की इज्जत है और इज्जत के नाम पर स्त्रियों को गुलाम बनाया गया, इज्जत के नाम पर उनके निर्णय लेने के सारे फैसले को रोक दिया गया और उसे पिछलग्गू बना दिया, पति को परमेश्वर बता दिया गया और वो चरणों की दासी। लेकिन अब समाज बहुत बदल गया है और यही इन लोगों की चिंता है। इसलिए देखिए, तमाम जो बाबा है वो बोलने लगे हैं कि अब लड़कियां जो है व्यभिचारी हो गई, 4 जगह मुंह मारती, पुरुषों के बारे में कभी नहीं बोली। बलात्कारी के तौर पे अभी भी पुरुष पकड़े जाते हैं। कहीं सुना नहीं हमने अभी देश में अब तक की लड़की पकड़ी गई क्योंकि उसने 4 लड़कों के साथ बलात्कार किया। बावजूद इसके बाबाओं का पूरा जोर लगा हुआ है स्त्रियों को, लड़कियों को बदनाम करने में, ताकि स्त्रियों की स्वतंत्रता को रोका जाए। जो लड़कियां स्वतंत्र हैं उसके बारे में गलत बयानी करके उनके बारे में जो समाज का जो नजरिया है उसको गंदा करना चाहते हैं। बहुत समय के बाद मैं देख रहा हूँ, पिछले 20-25 सालों से मध्य वर्ग में, खासकर ग्लोबलाइजेशन के बाद, लड़कियों के प्रति परिवार वालों का, पिताओं का थोड़ा बदला है, नजरिया बदला है और सामान्य घर के लोग भी अपनी बेटियों को पढ़ा रहे हैं। इनको इससे दिक्कत है। बेटियां पढ़ क्यों रही? बेटियां अगर पढ़ेंगी तो संविधान की बात करेंगी, मनुस्मृति नहीं चलने देगी, ये पति परमेश्वर वाला जो भाव है वो नहीं चलने देगी। जो पाखंड है धर्म के नाम पर, करवा चौथ, तीज, क्या क्या, पति की उम्र बढ़ाने के लिए, वो सब नहीं चलेगा। और आपको पता है कि आरजेडी ने लड़कियों को उतारा है, महिला प्रवक्ताओं को उतारा है, पूरा गटर मीडिया परेशान है। क्योंकि गटर मीडिया परेशान इसलिए है कि वो जो महिला प्रवक्ता है वो पढ़ी लिखी है, वो भिड़ जाती है, वो जो है पर्दा करके नहीं रहती, वो डरती नहीं है और उनके उनके जो सवाल है, उनके जो आरोप है, उनके जो हमले हैं, उनको भाजपा के लोग बर्दाश्त नहीं कर पा रहे हैं। अभी देखिए, एक नया शुरू किया ट्रेंड इन लोगों ने, जाकर के हिंसा का रूप ले लिया है। पटना में जाकर के बीजेपी के कार्यकर्ताओं ने मंत्री के निर्देशन में, मंत्री की अगुवाई में, भाजपा कार्यकर्ताओं ने सदाकत आश्रम पे जाकर के हमला किया, मारपीट की। और ऐसी कई जगह से खबरें आ रही, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, जहां खाते कांग्रेस का, जहां पे खास करके बीजेपी का शासन है, वहां से ये खबरें आ रही हैं कि वो कांग्रेस दफ्तर पे हमला कर रही है, उत्तराखंड से। तो ये मारपीट क्यों कर रहा है? क्योंकि ये उसी ट्रैक के है। हिंसा इनका जो है, इनकी नीति है, नफरत इनकी नीति है। नफरत और हिंसा के सहारे ही आगे बढ़ सकते हैं, ये जानते हैं। बिहार में मैं देख रहा था कि इनका जो हासिल है वो ये है कि जो जो बीजेपी के साथ खड़े हैं, ज्यादातर लोगों को मैंने जो सुना उसमें ये है कि 2 चीज है, एक तो मुसलमानों से नफरत, दूसरा आरक्षण के खिलाफ नफरत। मुसलमानों से इनको चिढ़ है, तो जो मुसलमानों से का विरोध में खड़े हैं वो बीजेपी के साथ खड़े हैं। जो दलित, पिछड़े, अति पिछड़े से परेशान है या कहिए उनको लगता है कि आगे बढ़ जाएंगे, जो जातिवादी है, घोर जातिवादी है, वो बीजेपी के साथ खड़े हैं। बस यही लोग तो बीजेपी के साथ खड़े हैं। मंदिर वहां अब नहीं चल रहा। फिर नीतीश कुमार के साथ कौन खड़ा है? नीतीश कुमार के साथ वो खड़े हैं जो, जिनको लगता है कि ये भूमिहार और यादव जो है, दोनों में से कोई भी सत्ता में आए, मुस्लिम, तो गड़बड़ हो जाएगा। वो जो अति पिछड़ा वर्ग है, उनको लगता है कि नीतीश कुमार, कुर्मी कोयरी जो समाज है, उनको लगता है कि नीतीश कुमार हमारे सही व्यक्ति है। और इसलिए आज भी नीतीश कुमार का वोट बैंक कमजोर नहीं हुआ है बिहार में। हालांकि लोगों को लग रहा है कि नीतीश कुमार को इस बार बैक सीट पे बिठा देंगे ये लोग, बीजेपी वाले, और आगे आ जाएंगे। कांग्रेस पार्टी के लिए यही संभावना है। कांग्रेस पार्टी ने उस जगह अपनी जगह बनाई। और वहां देखिए कि कास्टिज्म जो है, जाति के आधार पर वोट वहां पड़ता है। आप गौर कीजिएगा, जो सवर्ण है उनका ज्यादातर वोट आता है बीजेपी की तरफ, ज्यादातर 70%, किसी कास्ट में 80%, 60%, 50% ऐसे वोट है। लेकिन कांग्रेस के उभार के साथ जो है इस वोटों में कमी आएगी। फिर देखिए कि चिराग पासवान जो है वो बीजेपी के साथ खड़े हैं, तो पासवानों का एक वोट बैंक जो है वो बीजेपी की तरफ जाता है, चिराग पासवान की तरफ की वजह से। मांझी जी का एक बड़ा वोट बैंक है और मांझी जी की वजह से बड़ा वोट बैंक जो है वो जाता है बीजेपी के साथ। लेकिन इस बार इन वोटों में भी
कमी दिखाई पड़ रही है। पासवान भी नाराज है चिराग पासवान से। तो रामविलास पासवान के साथ खड़े थे, लेकिन उनको लग रहा है कि चिराग पासवान उनको बेच करके अपने अपने लिए चीजें खरीद रहा है, उनको वोट बैंक बना दिया है। सेम मांझी जी के साथ है कि अब एक्सपोज हो गया कि मांझी जी अगर किसी के लिए काम कर रहे हैं तो अपने परिवार के लिए काम कर, अपने बेटे, अपने बहू, अपने दामाद, अपने समधी, अपने फलाना, मांझी समाज से उनका लेना देना नहीं। इसलिए दशरथ मांझी जी के बेटे के लिए जो राहुल गांधी ने घर बनाया है उसकी हर तरफ चर्चा है। फिर देखिए कि जो यादव मुस्लिम वोट बैंक है वो कांग्रेस और आरजेडी के साथ है। मुसलमानों का झुकाव कांग्रेस की तरफ बढ़ा है और कई लोग गटर मीडिया में चर्चा चल रही है कि जो आरजेडी है परेशान है इस बात से कि कांग्रेस बढ़ रही है। कांग्रेस बढ़ेगी तो आरजेडी का वोट बैंक घटेगा, जनाधार कमजोर पड़ेगा और इसलिए दोनों में सीट बंटवारे को लेकर के बहस होनी है और सीट बंटवारा नहीं हो पा रहा है इसलिए कि दोनों के बीच खींचतान चल रही है। ये सही है कि मुस्लिम वोट बैंक जो है का झुकाव कांग्रेस की तरफ, यादवों का झुकाव आरजेडी की तरफ, लेकिन बिहार में दोनों मिलकर के लड़ रहे हैं, आगे भी लड़ेंगे। फिलहाल तो ऐसा ही कहा और ये वोट बैंक बंटने वाला नहीं। तो यादव मुस्लिम बड़ा वोट बैंक है। फिर अति पिछड़ी जातियों में कई लोगों को लग रहा है कि कांग्रेस ने जिस तरह से रिप्रेजेंटेशन दिया, खास करके समझिए कि मनोज ये राजेश राम जो राजेश राम को जो दलित समाज से आते हैं उनकी जाति का 5% वोट बैंक है, वो कांग्रेस के साथ खड़े दिखाई पड़ते हैं ज्यादातर लोग। और बाकी एक बात मैं और देख रहा हूं कि जो उम्मीदवार हैं उम्मीदवार के हिसाब से भी जातियां बदलेंगी। जातियों का वोट उम्मीदवार के हिसाब से, मैं एक एग्जाम्पल के तौर पर लीजिए कि जहां बीजेपी ने पिछड़े अति पिछड़े को टिकट दिया वहां पिछड़े उनके साथ खड़े हो जाएंगे, जो जीतने वाली पोजीशन में रहेंगे उनके साथ खड़े हो जाएंगे। वैसे ही अगर सवर्ण को वोट दिया है आरजेडी ने या कांग्रेस ने तो जीतने वाली पोजीशन में सवर्ण उसके साथ खड़े हो जाएंगे। ये तमाम जातियों में भाव आया है और इसका बेनिफिट जो है इस बार आरजेडी कांग्रेस को मिलने वाला है। और उसकी वजह यह है कि ये जो नरेंद्र मोदी जी का शासनकाल है पिछले 11 साल का, नफरत को बढ़ाने के अलावा कुछ हुआ नहीं है बिहार में। हालांकि नीतीश कुमार को इस बात के लिए तारीफ की जाती है कि नीतीश कुमार ने सांप्रदायिकीकरण नहीं होने दिया, लेकिन एक वर्ग है जो कहता है कि वो अगर रहते लालू प्रसाद जी के साथ तो बीजेपी को ठौर नहीं मिलता कहीं बिहार में। अब वो अलग राजनीति है, लालू प्रसाद जी के साथ क्यों नहीं रहे नीतीश, वो लंबी कथा है, वो फिर कर। लेकिन एक ये है कि इस बार साफ साफ दिखाई पड़ रहा है कि बीजेपी का वोट कमजोर हुआ है, एनडीए का वोट कमजोर हुआ है और एसआईआर की वजह से जो राहुल गांधी ने वहां चलाया है, अभियान चलाया, अब तो एसआईआर को उन्होंने कह भी दिया कि ये खाली वोटों की चोरी नहीं है बल्कि आरक्षण की चोरी है, शिक्षा की चोरी है, स्वास्थ्य व्यवस्था की चोरी है, संविधान की चोरी है। तमाम चोरियों को उन्होंने विस्तार दिया है और लोग इस बात को समझ रहे हैं। मैं इससे आपको बताऊं कि मैं जब वहां गया गांधी मैदान में, या मैं जितने दिन पीछे 20 तारीख से लेकर के कल मैं आया हूं यहाँ, 20 तारीख से लेकर के 1 तारीख तक पटना में रहा और मैंने महसूस किया कि नीतीश कुमार के प्रति लोगों में हमदर्दी तो है, लेकिन अब नीतीश कुमार के साथ जाने का मतलब उनको समझ में आता है कि बीजेपी को मजबूत कर देना, इसलिए वो आरजेडी कांग्रेस के साथ खड़े हैं। यूथ में खास करके रोजगार को लेकर के जो तनाव है उसमें लोग चाह रहे हैं कि सत्ता बदले। 1 तारीख को जो यात्रा हुई पटना में, मैंने नहीं देखा कहीं कोई व्यक्ति जो है वो गालियां दे रहा था कि यार यार रोड जाम किया हुआ, और कहीं रोड उस तरह से जाम नहीं था। भीड़ बढ़ती है तो रोड तो जाम होता है कई बार, लेकिन उनमें गुस्सा नहीं था कि राहुल गांधी गड़बड़ कर रहा है। सब लोग चर्चा कर रहे थे कि राहुल गांधी ने इस बार सही मुद्दा पकड़ा है, ये चोरी तो होती है। और इसीलिए मुझे लगता है कि मोदी जी को समझ में आया, जो फीडबैक दिया गया है कि वहां कोई मुद्दा काम नहीं करेगा अपना। अब नफरत भी नहीं चाहिए, नफरत से भी मैं कहूँ ऊब गए हैं, मंदिर मस्जिद से ऊब गए बिहार के। और जानकी मंदिर का शिलान्यास करने से कोई वहां चर्चा नहीं है उसकी कि सीता मंदिर बनेगा। वहां लोग यूनिवर्सिटी ढूंढ रहे हैं, सेंट्रल यूनिवर्सिटी ढूंढ रहे हैं लोग, वहां बड़े अस्पताल ढूंढ रहे हैं लोग, वहां नौकरी ढूंढ रहे हैं लोग। वहां भगवान को कोई नहीं ढूंढ रहा, भगवान को वही ढूंढ रहा है जो माला माल है।
वही कीर्तन भजन गीत गा रहा है, वही बीजेपी के साथ खड़े हैं। तो ये जो है नफरत और भेदभाव, ये बीजेपी का बेस लाइन है। बिहार में ये बेस लाइन काम नहीं कर रहा है, इसलिए मोदी जी ने भले गाली को मुद्दा बनाया है, लेकिन मुझे नहीं लगता बिहार में गाली मुद्दा बन पाए। जल्दी उनको रास्ता बदलना पड़ेगा। तो फिलहाल इतना ही, बहुत बहुत धन्यवाद। कल फिर बात करेंगे किसी नए विषय पर।